हेलो दोस्तों, रीमा भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक नए टॉपिक के साथ हम आप लोगों के सामने पुनः उपस्थित हुए हैं और आज का जो टॉपिक है ये है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अक्सर यहाँ से जो है क्वेश्चन पुटअप होते हैं एग्जाम में, तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन करने का क्या उद्देश्य था और क्या कारण था, क्यों गठित किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्यों ज़रूरत आखिर क्या पड़ी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को गठन करने की। तो दोस्तों यदि हम बात करें 1857 की क्रांति की, 1857 की क्रांति जो थी दोस्तों वह इतनी बड़ी थी, इतने बड़े पैमाने पे थी। उसके असफल होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि हर वर्ग के लोगों का साथ नहीं मिला। हर वर्ग के लोगों ने मिलकर के साथ नहीं दिया, नहीं तो वो क्रांति इतनी बड़ी थी कि भारत को वहीं से स्वतंत्रता मिल जाती, भारत वहीं स्वतंत्र हो जाता और अंग्रेज़ों को यहाँ से अपना बुरिया बिस्तर बांधना पड़ता। लेकिन सभी वर्गों का साथ न होने की वजह से कहीं न कहीं जो है ये क्रांति असफल हुई। क्रांति काफ़ी बड़ी पैमाने पे थी, तो कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के मन में ये दहशत हो गया, अंग्रेज़ों के मन में ये भय हो गया कि उन्होंने इस क्रांति से ये सबक लिया कि आने वाले समय में ऐसी कोई क्रांति न होने पाए, ऐसा कोई विद्रोह न होने पाए जिसकी वजह से हमें कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा। जिसकी वजह से उनके मन में ऐसा विचार चल रहा था, उन्हें लग रहा था कि उन लोगों का ऐसा मानना था कि यदि हमारे पास कोई ऐसा नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर का यदि कोई संगठन होगा, यदि चूँकि भारतीय जनता में अंग्रेज़ों को लेकर तो पहले से ही असंतोष था, भारतीय जनता में अंग्रेज़ों को लेकर के पहले ही असंतोष था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को यह लगता था कि यदि कोई संगठन नेशनल लेवल पे यदि कोई संगठन होगा तो हम जैसे अब यदि कोई संगठन है तो उसका एक लीडर होगा, और यदि कोई विद्रोह होता है, किसी बात को लेके कोई बवाल होता है तो उस लीडर के माध्यम से समझाना आसान होगा, और वो लीडर जो होगा वो अपने यूनियन को आसानी से जो है वो डील कर लेगा, वो समझा लेगा। लेकिन एक व्यक्ति को समझाना ये बहुत मुश्किल काम है, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को ये महसूस हुआ कि मुझे एक संगठन बनाना चाहिए। क्योंकि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885, तो भारत का तत्कालीन वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। वायसराय कौन था तत्कालीन वायसराय? तो लॉर्ड डफरिन था। वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों आप लोगों को शायद पता होगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, आईएनसी की जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो इसका नाम आईएनसी नहीं था, इसका नाम था आईएनयू यानी इंडियन नेशनल यूनियन। भारतीय राष्ट्रीय संघ। जब ये तत्काल उस समय जब ये गठित हुई थी तो इसका नाम क्या था? आईएनयू था, इंडियन नेशनल यूनियन था। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटी कि आईएनयू से तब्दील करके आईएनसी में कर दिया गया? तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम आईएनयू से बदल करके आईएनसी कर दिया गया, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ से बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस क्या शब्द है? चूँकि कांग्रेस जो शब्द है, यह उत्तर अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस जो शब्द है ये उत्तर अमेरिका का शब्द है, और कांग्रेस का जो मतलब होता है
कुछ शक्तिशाली लोगों का एक समूह, कुछ शक्तिशाली लोगों का एक समूह है जो उसको क्या कहते हैं, उसको कांग्रेस कहते हैं। ठीक, तो दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इन्होंने क्या किया कि INU की जगह पे क्या कर दिया, INC कर दिया। अब ये भारतीय राष्ट्रीय यूनियन के स्थान पर क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो मित्रों ये तो हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 में। तत्कालीन वायसराय कौन था उस समय, लॉर्ड डफरिन। अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर गठित किसने किया, किसने गठित किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो एवो ह्यूम, एवो ह्यूम, एवो ह्यूम कौन थे, थोड़ा इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आखिर एवो ह्यूम कौन थे। एवो ह्यूम ये थे स्कॉटलैंड के, ये थे स्कॉटलैंड के एक ICS ऑफिसर थे। ICS ऑफिसर जैसे इस समय IS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, वैसे उस समय क्या था, ICS था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो ये एवो ह्यूम जो थे, इन्होंने ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखा था। ICS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद इन्होंने किसी कारणवश अपना त्यागपत्र दे दिया। एवो ह्यूम जब ये त्यागपत्र दे दिए तो त्यागपत्र दे करके ये शिमला में आकर के बस गए। शिमला में, ये कहाँ आके बस गए, हिमाचल के शिमला में आके बस गए। कहाँ के बस गए, शिमला में, ये शिमला में आके बस गए। जब शिमला में ये आके बसे तो इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। हर्मिट ऑफ शिमला, इन्हें हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। और हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया। भारत में इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत में इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। भारत में इन्हें पक्षी विज्ञान का जनक। कांग्रेस का गठन करने से पहले ये 1 मार्च 1883 को इन्होंने एक पत्रिका का संपादन करना प्रारंभ किया। लोकमित्र नामक एक पत्रिका का इन्होंने क्या किया, संपादन किया। लोकमित्र पत्रिका 1 मार्च 1883। एवो ह्यूम के जो जीवनीकार थे, एवो ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, एवो ह्यूम के जीवनीकार जो थे विलियम बेडरबर्न ने 1889 ईस्वी में 1889 ईस्वी में विलियम बेडरबर्न 1889 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और ये जीवनीकार थे। ये एवो ह्यूम के जीवनीकार थे। विलियम बेडरबर्न एवो ह्यूम के जीवनीकार थे। इसके बाद 1906 तक, 1885 से 1906 तक ये कांग्रेस के सचिव रहते हैं। कांग्रेस के सचिव कौन रहते हैं, तो एवो ह्यूम रहते हैं। 1912 ईस्वी में जब एवो ह्यूम की मृत्यु हो जाती है, 1912 में जब एवो ह्यूम की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है। एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद जब इन्होंने कांग्रेस का गठन किया, इसके बाद जब इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को इन्होंने एक पत्र लिखा। एवो ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के छात्रों को एक पत्र लिखा
और इन्होंने कहा, उस पत्र में इन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को एक संगठन की आवश्यकता है, हम सभी लोगों को एक संगठन की आवश्यकता है, और जिसके फलस्वरूप तो किसका उदय हुआ? कांग्रेस का जन्म हुआ। इस तरह से जो है कांग्रेस का उदय हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस पर कुछ लोगों ने मतलब कौन कौन सी टिप्पणी की है या कौन कौन से व्यंग किए हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। विलियम बेडरबर्न ने कहा कि भारतीयों में जो अंग्रेज़ों को लेकर के एक असंतोष था, उसके लिए उन्होंने एक सेफ्टी वॉल की आवश्यकता थी, जिसके तहत उन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। एक सेफ्टी वॉल या अभय द्वीप की ज़रूरत थी, जिसके तहत उन्होंने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। विलियम बेडरबर्न इन्होंने क्या कहा? सेफ्टी वॉल या अभय द्वीप। इन्होंने अंग्रेज़ों को क्या बताया कि कांग्रेस जो है वो उनके लिए क्या थी? एक सेफ्टी वॉल की तरह थी, अभय द्वीप या सेफ्टी वॉल की तरह थी। इसके बाद लाला लाजपत राय ने क्या कहा? लाला लाजपत राय ने कहा कि जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों को जो उनका साम्राज्य था उसको बचाने के लिए, जो अंग्रेज़ों का एक साम्राज्य था, जो अंग्रेज़ों का ये उपनिवेश था भारत, उस उपनिवेश को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए उन्हें एक संस्था की ज़रूरत थी। फलस्वरूप उन्होंने किसका निर्माण किया? कांग्रेस का उन्होंने गठन किया। यह किसने स्टेटमेंट दिया? ये स्टेटमेंट दिया लाला लाजपत राय ने। आईएनसी का ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश को छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए, छिन्न भिन्न होने से बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? कांग्रेस को जन्म दिया या कांग्रेस का जन्म दिया। और यहाँ तक कि लाला लाजपत राय इन्होंने यह किस में लिखा था? तो यह यंग इंडिया में लिखा था। यह इन्होंने किस में लिखा था? यंग इंडिया में। यह यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि एवो ह्यूम जो थे ये भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे। यहाँ तक कि भारत की स्थिति और दुर्दशा को देख करके एवो ह्यूम का हृदय रोता था। यह किसने कहा है? तो लाला लाजपत राय ने कहा है। और यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस यह डफरिन के दिमाग की उपज है। इसके बाद रजनी पामदास ने कहा कि शिशु कांग्रेस जो है, रजनी पामदास इन्होंने कहा शिशु कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस को एक छोटी संस्था, मतलब नवजात शिशु कह के पुकारा है। किसने? रजनी पामदास ने। और इन्होंने कहा कि ये शिशु कांग्रेस जो है ये अंग्रेज़ों के एक गुप्त योजना का ये परिणाम था। शिशु कांग्रेस अंग्रेज़ों के गुप्त रणनीति का क्या था? ये परिणाम था। ये किसने कहा है? तो यह रजनी पामदास ने कहा कि ये शिशु कांग्रेस अंग्रेज़ों के गुप्त रणनीति का ये परिणाम था। इसके बाद एनी बेसेंट ने कहा, एनी बेसेंट ने कहा
इन्होंने कहा आईएनसी का गठन जो किया गया था, इन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था वह मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया था। एनी बेसेंट ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया था। मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया था, मातृभूमि की रक्षा। एनी बेसेंट ने कहा कि आईएनसी का जो गठन किया गया था वह मातृभूमि की रक्षा के लिए किया गया था। इसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि जब भारत आज़ाद हो जाए, महात्मा गांधी ने कहा कि जब भारत आज़ाद हो जाए तो कांग्रेस को क्या करना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। आईएनसी को समाप्त कर देना चाहिए भारत की आज़ादी के बाद, यह महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था। इसके बाद है अरविंद घोष, अश्वनी कुमार दत्त। अश्वनी कुमार दत्त ने कहा कि यह कुछ नहीं, 3-4 दिनों का तमाशा है। मतलब व्यंग कसते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस 3-4 दिनों का सिर्फ तमाशा है, 3-4 दिनों का तमाशा है, 3-4 दिनों का तमाशा है। कांग्रेस कुछ नहीं, सिर्फ 3-4 दिनों का यह तमाशा है। यह किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि यह 3-4 दिनों का तमाशा है। इसके बाद है अरविंद घोष ने क्या कहा? अरविंद घोष ने कहा कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? भीख मांगने वाली यह संस्था है, भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस भीख मांगने वाली एक संस्था है। यह किसने कहा? तो अरविंद घोष ने कहा कि कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, यह अरविंद घोष ने कहा। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष ने कहा कि यह भीख मांगने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है। यह किसने कहा? अरविंद घोष ने कहा। इसके बाद बिपिन चंद्र पाल ने क्या कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा कि आईएनसी कांग्रेस क्या है? याचना करने वाली संस्था है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। यह किसने कहा? बिपिन चंद्र पाल ने कहा। कांग्रेस एक याचना करने वाली संस्था है। इसके बाद बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग सिर्फ पदों के भूखे हैं और कुछ नहीं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं वह सिर्फ और सिर्फ क्या हैं? वो सिर्फ और सिर्फ पदों के भूखे हैं। यह किसने कहा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा। और यहाँ तक कि लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? लॉर्ड कर्जन ने कहा, वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल का विभाजन किया था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रहा है। यह किसने कहा? तो यह लॉर्ड कर्जन ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है। और मैं इसे देखना चाहता हूं कि यह अपने पतन की तरफ जा रहा है। कांग्रेस अपने पतन की तरफ जा रही है, पतन की ओर लड़खड़ा रही है। और मैं आराम से बैठ करके इसके मरने का इंतज़ार करूँगा, इसके मौत का तमाशा मैं देखूँगा। यह किसने स्टेटमेंट दिया था?
तो यह स्टेटमेंट दिया था लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने यह स्टेटमेंट दिया था किसके लिए? तो ये दिया था उन्होंने आईएनसी के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए। तो इतना समझ में आ गया। अब आइए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कौन कौन से हैं मित्रों, आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ साथ। महत्वपूर्ण फैक्ट में देखते हैं हम पहले यशयन बनर्जी के बारे में देख लेते हैं। यशयन बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। यशयन बनर्जी, ये क्यों है इतना खास? यशयन बनर्जी ये इसलिए खास है क्योंकि ये उसमें भाग नहीं लिए थे। ये क्या किए थे? इन्होंने भाग नहीं लिया था। अब देख लेते हैं कि जो ये कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी, यह सबसे पहले पुणे में इसका अधिवेशन जो होने वाला था वो पुणे में होने वाला था। पुणे में, महाराष्ट्र में होने वाला था। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि वहाँ प्लेग फैल गया। पुणे में प्लेग फैल जाने की वजह से इसके बाद कहाँ हुआ? गोकुल दास तेजपाल, बम्बई के ग्वालियर टैंक के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका अधिवेशन हुआ। कहाँ होने वाला था? होने वाला था पूरे महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ प्लेग फैलने के कारण वहाँ नहीं हो सका। इसके बाद यह बम्बई के ग्वालियर टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में यह पहला अधिवेशन हुआ और पहले अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पहले अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता कर रहे थे वह कौन कर रहे थे? वह व्योमेश चंद्र बनर्जी कर रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और अब हम लोग देख रहे हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी आईसीएस क्वालिफाई करने वाले शख्स थे। ये आईसीएस क्वालिफाई थे। इसके बाद इन्होंने 1879 में, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1879 में इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था का गठन किया। 1879 में इन्होंने क्या किया? एक इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था का इन्होंने गठन किया। इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने एक इंडियन एसोसिएशन नामक एक संस्था का गठन किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसके बाद 1895 और 1902 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1895 और 1902 1895 और 1902 में इन्होंने क्या किया? इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ और फैक्ट, कौन कौन से उपाध्यक्ष थे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला थी या कौन सी ऐसी विदेशी महिला थी जिन्होंने पहली बार जो है कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम 1917 में विदेशी भारतीय महिला एनी बेसेंट उपाध्यक्ष, प्रथम विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट। प्रथम विदेशी महिला कौन थी? एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसके बाद यदि हम प्रथम भारतीय महिला की बात करें, प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो प्रथम भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू
प्रथम भारतीय महिला में सरोजिनी नायडू, इन्होंने 1925 में, इन्होंने कब किया था? 1925 में, 1925 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था कानपुर में। इसके बाद यदि और देखें तो प्रथम महिला कार्यकारी अध्यक्ष कौन थी? तो नलिनी सेन गुप्ता थी। नलिनी सेन गुप्ता प्रथम कार्यकारी महिला अध्यक्ष, कार्यकारी महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी, प्रथम कार्यकारी महिला अध्यक्ष कौन थी? नलिनी सेन गुप्ता। नलिनी सेन गुप्ता जिन्होंने 1933 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इससे पहले कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए मदन मोहन मालवीय को चुना गया था, सेलेक्ट किया गया था, लेकिन किसी कारणवश वह मतलब जेल में चले जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। फलस्वरूप तब कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी वह नलिनी सेन गुप्ता के ऊपर आती है और ये करती हैं। और इसके बाद ये देख लें, प्रथम कार्यवाहक पुरुष की बात करें तो 1921 में हकीम अजमल खां, 1921 में हकीम अजमल खां, हकीम अजमल खां 1921 में ये हकीम अजमल खां इन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष की भूमिका निभाई थी, कार्यवाहक अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। और यह किसके स्थान पर इन्होंने किया था? तो सी.आर. दास। 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? सी.आर. दास को, लेकिन सी.आर. दास जेल में होने की वजह से सी.आर. दास अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर पाए। तो इसके बाद ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई? हकीम अजमल खां को। 1921 में इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और यदि हम अगर देखें तो सबसे अत्यधिक बार आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। सबसे अत्यधिक आईएनसी का जो अधिवेशन हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था और 10 बार हुआ था। कलकत्ता में 10 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? तो कलकत्ता में 10 बार हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन। और इसके बाद 7 बार बम्बई और मद्रास में कितनी बार हुआ था? तो 7 बार, दोनों बार जो है वो 7 हुआ था। 7 बार बम्बई में भी हुआ था और 7 बार मद्रास में भी हुआ था। 10 बार कलकत्ता, 7 बार मद्रास और 7 बार बम्बई। यदि सबसे युवा अध्यक्ष की बात करें, सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो सबसे युवा अध्यक्ष थे, बताइए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे थे। ये 40 से 45 तक इन्होंने अधिवेशन, तो 40 से 45 तक कांग्रेस का अधिवेशन तो नहीं हुआ था, लेकिन अध्यक्ष के पद पर ये बने हुए थे, यथास्थिति में ये अध्यक्ष के पद पर बने हुए थे। अब एक क्वेश्चन और सवाल उठता है कि 5 साल 40 से 45 साल तक कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता क्यों नहीं हुई? कांग्रेस का अधिवेशन क्यों नहीं हुआ? तो कांग्रेस का अधिवेशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया था, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था, जिसके कारण की वजह से ये अधिवेशन नहीं हो पाया था। तो यथास्थिति में ये कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में जो है बने हुए थे। तो सबसे अधिक जो है यही थे और सबसे युवा भी थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्होंने एक पत्र भी निकाला था, अल हिलाल। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का एक पत्र था, अल हिलाल इनकी एक पत्रिका थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इन्होंने 1940 से 1945 इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता भी की। इसके बाद इनकी एक पत्रिका थी अल हिलाल।
अल हिलाल इनकी एक पत्रिका थी और इन्होंने इंडियन विंस फ्रीडम नामक एक इन्होंने बुक निकाली थी। इंडियन विंस फ्रीडम ये इनकी बुक थी। इंडियन विंस फ्रीडम ये इनकी बुक थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक थी इंडियन विंस फ्रीडम ये बुक थी और पत्रिका इनकी अल हिलाल थी। 1992 में 1992 में इन्हें मरणोपरांत 1992 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या कौन थे कांग्रेस के अधिवेशन के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी, उनकी पत्नी मिसेस सुचिता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो मित्रों, हमें लगता है कि हमारी बातें जो थी वो लगभग कंप्लीट हो गई। तो हमें इसी के साथ दीजिए इजाज़त। जय भारत, जय हिंद।